दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आया ताजा भूचाल अब केवल राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसने राष्ट्रीय राजनीति और पड़ोसी देशों की रणनीतिक चिंताओं को भी सीधे प्रभावित करना शुरू कर दिया है। कोलकाता के सत्ता गलियारों से निकली खबरों ने दिल्ली, ढाका और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मंचों पर भी नई बहस छेड़ दी है। दावा किया जा रहा है कि राज्य की कमान संभालते ही नए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सीमावर्ती सुरक्षा और अवैध घुसपैठ से जुड़ी उन फाइलों को खोलना शुरू कर दिया है जिन्हें वर्षों से राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। सूत्रों के अनुसार शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जिसमें सीमा सुरक्षा, अवैध नेटवर्क, तस्करी और संदिग्ध गतिविधियों पर बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया गया। इसके बाद सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों की गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। कई इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किए गए, निगरानी ड्रोन सक्रिय हुए और संवेदनशील क्षेत्रों में रात भर चलने वाले सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। यही कारण है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक में बेचैनी की खबरें सामने आने लगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह केवल प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी रणनीतिक दिशा का संकेत है। वर्षों से बंगाल की राजनीति में सीमा सुरक्षा का मुद्दा चुनावी भाषणों तक सीमित रहता था, लेकिन अब पहली बार ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार इसे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखने जा रही है। दिल्ली में भी इस घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि पूर्वी सीमा लंबे समय से घुसपैठ, नकली मुद्रा, मानव तस्करी और कट्टरपंथी नेटवर्क जैसी चुनौतियों से जुड़ी रही है, जिसे लेकर केंद्र और राज्य के बीच लगातार टकराव चलता रहा था। दावा किया जा रहा है कि अब सीमा सुरक्षा को लेकर बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। क्या वाकई बंगाल की सीमाएं पूरी तरह सील होने वाली हैं? क्या अवैध घुसपैठ पर अब सबसे बड़ा प्रहार होने जा रहा है? और क्या इसी वजह से सीमावर्ती इलाकों में अचानक भगदड़ जैसे हालात बन गए हैं? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बताएंगे वह पूरी कहानी जिसने सियासत से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक को हाई अलर्ट पर ला दिया। बंगाल को अपना पहला राष्ट्रवादी मुख्यमंत्री मिल चुका है। इस एक बदलाव से सिर्फ बंगाल की गलियों में ही हलचल नहीं है, बल्कि पूरे देश का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, भारत से कहीं ज्यादा इस वक्त हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश खौफ में है। वहां की सरकार और वहां के कट्टरपंथियों के बीच ऐसा खौफ पहले कभी नहीं देखा गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी संभालते ही वह कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर एक ऐसी फाइल पर दस्तखत हुए हैं जिसने पूरे बांग्लादेश में हड़कंप मचा दिया है। खबरें आ रही है, लेकिन लेद का है कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना में भारतीय सेना और बीएसएफ की सक्रियता अचानक 10 गुना बढ़ गई है। आज क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की कमान शुभेंदु के हाथ में देते ही ऑपरेशन क्लीन को हरी झंडी दे दी है? क्या यह वही सीमा सुरक्षा अभियान है जिसका वादा अमित शाह ने अपनी हर रैली में किया था? बॉर्डर के पास रहने वाले लोग बता रहे हैं कि रातों रात घुसपैठिए अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने को मजबूर हो गए हैं। ऐसा क्या आदेश निकाला है कि बांग्लादेश के गृह मंत्री तक को आपातकालीन बयान जारी करना पड़ गया? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको वो एक्सक्लूसिव जानकारी देंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। हम बताएंगे कि कैसे शुभेंदु अधिकारी के एक फैसले ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के डंकी रूट को हमेशा के लिए बंद करने की तैयारी कर ली है। क्या वाकई सेना ने बॉर्डर पर मोर्चा संभाल लिया है? और मोदी सरकार का वह कौन सा फैसला है जिसने बंगाल के दुश्मनों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज का यह वीडियो हर उस देशभक्त के लिए है जो भारत की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं चाहता। चलिए इस बड़े खुलासे की शुरुआत करते हैं। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि किसी नेता की असली सोच उसके भाषणों से नहीं, बल्कि उसके पहले फैसलों से समझी जाती है। पश्चिम बंगाल की सत्ता संभालते ही शुभेंदु अधिकारी ने शायद यही संदेश देने की कोशिश की। शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों बाद राज्य सचिवालय में जिस फाइल पर हस्ताक्षर हुए, उसने पूरे बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया।
खबरों के मुताबिक राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगभग 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपने की प्रक्रिया तेज कर दी है। वर्षों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच यही मुद्दा सबसे बड़ा टकराव बना हुआ था। बीएसएफ लगातार कहती रही कि बंगाल के कई सीमावर्ती इलाकों में बाड़बंदी अधूरी है क्योंकि जमीन अधिग्रहण की अनुमति नहीं मिल रही थी। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और नदिया जैसे जिलों में कई किलोमीटर तक खुली सीमा सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लेकिन नई सरकार के आते ही माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। यह फैसला केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। संदेश यह कि अब बंगाल में सॉफ्ट बॉर्डर पॉलिटिक्स की जगह हार्ड सिक्योरिटी मॉडल लागू किया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप देख ही रहे हैं कि बंगाल और देश की सुरक्षा से जुड़ी यह जानकारियां जुटाना और आप तक पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण काम है। हमारी टीम घंटों रिसर्च करती है ताकि आप तक सिर्फ सच पहुंचे, वह सच जो अक्सर मुख्यधारा की मीडिया में दब जाता है। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं बल्कि आप जैसे करोड़ों देशभक्तों को जागरूक करना है। अगर आपको लगता है कि हम एक सही मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर दें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि देश की सुरक्षा के लिए खड़े होने वाले लोग अभी जिंदा हैं। और हाँ, आज कमेंट सेक्शन में कोई हाय हेलो नहीं बल्कि हर एक सच्चा हिंदुस्तानी जय हिंद या वंदे मातरम जरूर लिखें। देखते हैं कितने लोग अपनी मातृभूमि के सम्मान में अपनी आवाज बुलंद करते हैं। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप हमारे इस सोनार बंगला और सुरक्षित भारत के मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि याद रखिए, जब आप जागरूक होंगे तभी देश सुरक्षित होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस फैसले की गूंज सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं रही। ढाका से लेकर दिल्ली तक इस पर चर्चा शुरू हो गई। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि बंगाल में पहली बार ऐसी सरकार आई है जो सीमा सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बना रही है। बीजेपी समर्थकों के लिए यह फैसला सोनार बंगला के वादे की शुरुआत जैसा बताया जा रहा है, जबकि विरोधी दल इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का प्रयास कह रहे हैं। मगर जमीनी स्तर पर सबसे ज्यादा हलचल उन सीमावर्ती इलाकों में देखी जा रही है जहां वर्षों से अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और सीमा पार तस्करी के आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक कुछ इलाकों में अचानक किराए के मकान खाली होने लगे हैं। कई परिवार रातों रात दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं और प्रशासनिक हलकों में भी गतिविधियां तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों और दावों ने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा सनसनीखेज बना दिया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर मामले में नहीं हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शुवेंदु अधिकारी का यह कदम सीधे तौर पर असम मॉडल से प्रेरित माना जा रहा है, जहां एनआरसी, सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ के मुद्दे लंबे समय तक राजनीति के केंद्र में रहे। बंगाल में भी पिछले कई वर्षों से बीजेपी लगातार यह आरोप लगाती रही है कि सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदल रहा है और इसका असर राज्य की सामाजिक तथा राजनीतिक संरचना पर पड़ रहा है। अब नई सरकार के आने के बाद यह बहस और तेज हो चुकी है। भाजपा नेताओं का दावा है कि बंगाल को सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे का इस्तेमाल डर और विभाजन की राजनीति के लिए किया जा रहा है। लेकिन इतना तय है कि सीमा सुरक्षा अब बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। नई सरकार के पहले फैसलों ने यह भी संकेत दिया है कि केंद्र और राज्य के बीच रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो सकता है। पहले जहां कई केंद्रीय परियोजनाएं टकराव की वजह से अटक जाती थीं, वहीं अब डबल इंजन सरकार की बात जोर पकड़ रही है। प्रशासनिक अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि सीमा से जुड़े मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यही वजह है कि बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को तय समय सीमा में पूरा करने की बात कही जा रही है। राजनीतिक तौर पर देखें तो यह फैसला भाजपा के उस बड़े नैरेटिव को मजबूत करता है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। बंगाल की जनता के बीच भी इस बदलाव को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। एक वर्ग इसे मजबूत शासन और निर्णायक नेतृत्व की शुरुआत बता रहा है।
उनका मानना है कि वर्षों से लंबित फैसलों को लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत थी, जो अब दिखाई दे रही है। वहीं दूसरा वर्ग आशंका जता रहा है कि कहीं यह माहौल सामाजिक तनाव और राजनीतिक टकराव को और न बढ़ा दे, क्योंकि बंगाल हमेशा से सांस्कृतिक विविधता और राजनीतिक संवेदनशीलता वाला राज्य रहा है। यहां कोई भी बड़ा कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि सामाजिक असर भी छोड़ता है। फिर भी यह सच है कि सत्ता परिवर्तन के साथ बंगाल की राजनीति का स्वर पूरी तरह बदल चुका है। अब तक जो मुद्दे सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित थे, वे अब सरकारी नीतियों का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने अपने शुरुआती फैसलों से यह संकेत देने की कोशिश की है कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और प्रशासनिक नियंत्रण को सबसे ऊपर रखेगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सख्ती वास्तव में कितनी दूर तक जाती है और इसका बंगाल की राजनीति, समाज और भारत बांग्लादेश संबंधों पर क्या असर पड़ता है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की नई सत्ता ने अपने पहले ही फैसले से यह साफ कर दिया है कि अब राज्य की राजनीति पुराने ढर्रे पर नहीं चलने वाली। दोस्तों, राजनीति में कहा जाता है कि इरादे शब्दों से नहीं बल्कि फैसलों से जाहिर होते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही यह साबित कर दिया। शपथ लेने के चंद घंटों के भीतर ही पश्चिम बंगाल के गृह विभाग से एक ऐसी फाइल पर मोहर लगी जिसकी चर्चा आज ढाका से लेकर दिल्ली तक हो रही है। खबर है कि शुभेंदु अधिकारी का पहला बड़ा फैसला 600 एकड़ जमीन तत्काल प्रभाव से बीएसएफ को सौंपने का है। आपको याद होगा, पिछले कई सालों से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच बॉर्डर फेंसिंग को लेकर ठनी हुई थी। बीएसएफ बार बार कह रही थी कि बंगाल में करीब 300 से 400 किलोमीटर का ऐसा इलाका है जहां बाढ़ नहीं लगी है, क्योंकि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही थी। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने आते ही उस फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए जो सालों से धूल फांक रही थी। इसका सीधा मतलब है अब बंगाल का बॉर्डर पूरी तरह सील होने जा रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही प्रशासन में बदलाव की खबर सरहद पार पहुंची, घुसपैठियों के बीच भगदड़ मच गई। मुर्शिदाबाद और मालदा के उन इलाकों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां अवैध रूप से रह रहे लोग रातों रात अपना सामान समेटकर बॉर्डर की दूसरी तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अब बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का वो मॉडल लागू होने वाला है जिसकी दहशत उन्होंने असम में देखी थी। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल अब सोनार बंगला बनेगा और इसके लिए सबसे पहले उन घुसपैठियों की कमर तोड़ी जाएगी जिन्होंने यहाँ की डेमोग्राफी बिगाड़ दी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे चिकन नेक की सुरक्षा के लिए सेना की अतिरिक्त बटालियनों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यह सिर्फ पुलिस का एक्शन नहीं है बल्कि यह एक रणनीतिक घेराबंदी है ताकि भविष्य में कोई भी देश विरोधी ताकत भारत की अखंडता को चुनौती ना दे सके। सोचिए, जिस बंगाल में घुसपैठियों को वोट बैंक समझकर पालपोस कर बड़ा किया गया, वहां अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या यह मोदी सरकार का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए बंगाल को फिर से सुरक्षित बनाया जाएगा? यह तो बस शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वह और भी चौंकाने वाला है। दोस्तों, सीमा सील करना तो सिर्फ एक बाहरी सुरक्षा कवच है, लेकिन असली खेल तो बंगाल के भीतर चल रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही जिस दूसरी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया है वो है SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के समन्वय से बंगाल की मतदाता सूची की ऐसी जांच शुरू हुई है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर 24 परगना, मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी और मतदाताओं की संख्या में जो उछाल आया वो कुदरती नहीं था। आरोप है कि टीएमसी के राज में वोट बैंक को पुख्ता करने के लिए लाखों बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाए गए। लेकिन अब पासा पलट चुका है। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि अब 11 तरह के दस्तावेजों की डिजिटल जांच होगी। अगर आपके पास 1971 से पहले के वैध नागरिकता के प्रमाण नहीं है तो आपका नाम मतदाता सूची से डिलीट कर दिया जाएगा। जैसे ही यह अभियान शुरू हुआ, बंगाल के कई बाजारों में रातों रात सन्नाटा पसर गया। वो लोग जो कल तक सीना तानकर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे, आज उन्हें अपनी पहचान साबित करने का डर सता रहा है।
खबरें तो यहां तक हैं कि सिंडिकेट के वह नेता जो इन घुसपैठियों को पनाह देते थे, अब खुद भूमिगत हो गए हैं, क्योंकि अधिकारी का आदेश साफ है, नो डॉक्यूमेंट नो डोमिसाइल, यानी कागज नहीं तो नागरिकता नहीं। इतना ही नहीं, घुसपैठियों के भागने का सबसे बड़ा कारण है होल्डिंग सेंटर का खौफ। ममता बनर्जी के कार्यकाल में इन केंद्रों का नाम सुनते ही राजनीति शुरू हो जाती थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि बंगाल की धरती पर केवल वैध नागरिकों का अधिकार होगा। जो अवैध हैं उन्हें डिटेक्ट किया जाएगा और फिर अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत वापस भेजा जाएगा। यही वजह है कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स बीजीबी ने अपनी तरफ चौकसी बढ़ा दी है, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत से लाखों का पुशबैक शुरू होने वाला है। विपक्ष इसे मानवाधिकार का मुद्दा बना रहा है, लेकिन शुभेंदु का जवाब सीधा है, देश की सुरक्षा से बड़ा कोई मानवाधिकार नहीं होता। क्या आप जानते हैं कि इन अवैध घुसपैठियों की वजह से बंगाल के स्थानीय युवाओं का रोजगार छीन रहा था? क्या आप जानते हैं कि संसाधनों पर कितना दबाव था? आज जब ये घुसपैठिए भाग रहे हैं तो असल में बंगाल की खोई हुई पहचान वापस आ रही है। चलिए अब वापस चलते हैं उस बड़े खुलासे की तरफ कि कैसे मोदी सरकार का एक फैसला बंगाल की पूरी तस्वीर बदलने वाला है। दोस्तों, बंगाल की इस नई सरकार के एक्शन का असर सिर्फ वोट बैंक तक सीमित नहीं है। इसका सबसे गहरा असर पड़ा है उस काले कारोबार पर जिसने बंगाल की रगों में जहर घोल दिया था। आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन भारत बांग्लादेश बॉर्डर दुनिया के उन इलाकों में से एक है जहां से नकली नोटों, फेक करेंसी और ड्रग्स की सबसे बड़ी तस्करी होती थी। पिछले 15 सालों में बंगाल के कुछ सीमावर्ती इलाके अपराधियों और आतंकियों के लिए सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह बन गए थे। घुसपैठिए यहां आते थे, फर्जी पहचान पत्र बनाते थे और फिर पूरे देश में फैल जाते थे। लेकिन शुभेंदु अधिकारी के आते ही गृह मंत्रालय ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। अब बॉर्डर पर सिर्फ बीएसएफ नहीं, बल्कि कुछ रणनीतिक पॉइंट्स पर भारतीय सेना की भी हलचल देखी जा रही है। भारत के पास बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, बात पूरे भारत की सुरक्षा की है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, यह वो 22 किलोमीटर का संकरा रास्ता है जो भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। खबरों की माने तो पिछले कुछ महीनों से यहां सेना की बटालियनों की संख्या बढ़ाई गई है। हथियारों और रसद की सप्लाई तेज कर दी गई है, क्योंकि खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक घुसपैठिए इस कॉरिडोर के आसपास अपनी बस्तियां बसाकर भारत के इस रणनीतिक गले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब अधिकारी राज में यहां परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। इस एक्शन का नतीजा देखिए। बांग्लादेश के गृह मंत्री का बयान आता है कि भारत की तरफ से बड़ा पुशबैक होने वाला है, हमें तैयार रहना होगा। वहां के बाजारों में हड़कंप है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब डंकी रूट यानी वह गुप्त रास्ते जिनसे पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रही यह हलचल अब सिर्फ सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और पूर्वोत्तर की रणनीतिक स्थिरता से जोड़कर देखा जा रहा है। जैसे जैसे राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, वैसे वैसे केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों का फोकस भी बंगाल के सीमावर्ती इलाकों पर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। लंबे समय से भारत बांग्लादेश सीमा के कई हिस्से ऐसे रहे हैं जहां से अवैध घुसपैठ, नकली नोटों की तस्करी, हथियारों की सप्लाई और ड्रग्स नेटवर्क का बड़ा खेल संचालित होता था। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्टों में बार बार यह बात सामने आती रही कि सीमावर्ती जिलों में फर्जी पहचान पत्र बनाकर घुसपैठियों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता था। यही कारण है कि अब जब बंगाल की राजनीति में नया शक्ति संतुलन उभरता दिख रहा है, तो इसका सीधा असर इन नेटवर्क्स पर भी पड़ रहा है। शुभेंदु अधिकारी और भाजपा लगातार यह दावा कर रहे हैं कि बंगाल को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से दोबारा व्यवस्थित किया जाएगा, और यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर जीरो टॉलरेंस की रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। सीमा क्षेत्रों में बीएसएफ की गतिविधियां पहले से अधिक तेज हो चुकी हैं और कई संवेदनशील पॉइंट्स पर सेना की रणनीतिक निगरानी भी बढ़ाई गई बताई जा रही है। सबसे ज्यादा चर्चा सिलीगुड़ी कॉरिडोर की हो रही है, जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है। यह महज 22 किलोमीटर चौड़ा व संकरा भूभाग है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर इस कॉरिडोर पर किसी भी तरह का खतरा पैदा होता है तो इसका असर सीधे असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों पर पड़ सकता है।
यही कारण है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस क्षेत्र को लेकर हमेशा अत्यधिक सतर्क रहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी खबरें सामने आईं कि सीमावर्ती इलाकों में तेजी से अवैध बस्तियां बसाई जा रही थीं और कई संदिग्ध गतिविधियों के जरिए यहां जनसांख्यिकीय दबाव बनाने की कोशिश हो रही थी। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर किसी बाहरी तत्व को इस कॉरिडोर के आसपास मजबूत आधार मिल जाए तो भविष्य में यह भारत के लिए बड़ी रणनीतिक चुनौती बन सकता है। अब इसी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार यहां सुरक्षा ढांचे को और मजबूत कर रही है। खबरों के मुताबिक सेना की बटालियनों की तैनाती बढ़ाई गई है, हथियारों और रसद की सप्लाई तेज हुई है और इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी ज्यादा सक्रिय किया गया है। इस पूरी कार्रवाई का असर सिर्फ भारत के भीतर नहीं बल्कि बांग्लादेश तक महसूस किया जा रहा है। वहां की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में भी इस बात को लेकर बेचैनी दिखाई दे रही है कि भारत अब अवैध घुसपैठ और सीमा पार अपराध के खिलाफ कहीं ज्यादा कठोर रुख अपना सकता है। पुशबैक शब्द इन दिनों खूब चर्चा में है, जिसका मतलब है कि अवैध तरीके से सीमा पार कर चुके लोगों को वापस भेजने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। माना जा रहा है कि भारत की एजेंसियां उन डंकी रूट्स पर भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में हैं, जिनका इस्तेमाल वर्षों से अवैध प्रवेश के लिए किया जाता रहा है। ये ऐसे गुप्त रास्ते होते हैं जिनके जरिए लोग बिना वैध दस्तावेजों के सीमा पार करते हैं और फिर स्थानीय नेटवर्क की मदद से पहचान बदलकर भारत के अलग अलग शहरों तक पहुंच जाते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में पकड़े गए कई मामलों में जांच एजेंसियों ने ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जिनकी जड़ें बंगाल के सीमावर्ती इलाकों तक जाती थीं। राजनीतिक रूप से भी यह मुद्दा बेहद संवेदनशील बन चुका है। भाजपा लगातार आरोप लगाती रही है कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को नजरअंदाज किया गया। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताकर खारिज करती रही है। लेकिन अब जिस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा का नैरेटिव मजबूत हो रहा है, उसने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। आने वाले चुनावों में यह मुद्दा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। भाजपा यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर बंगाल में उसकी सरकार आती है तो राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा के मॉडल पर चलाया जाएगा, जहां घुसपैठ, तस्करी और फर्जी पहचान पत्रों के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी लगातार अपने भाषणों में इसी लाइन को आगे बढ़ा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बंगाल को आतंक और तस्करी के गलियारे में बदलने की कोशिशों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा पार से होने वाली नकली नोटों की तस्करी भी लंबे समय से भारत के लिए बड़ी चुनौती रही है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक फेक करेंसी नेटवर्क सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की एक संगठित साजिश का हिस्सा होता है। पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिले पहले भी कई बार इस तरह के मामलों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। ड्रग्स नेटवर्क की बात करें तो याबा टैबलेट्स, हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी में भी सीमा पार गिरोह सक्रिय बताए जाते रहे हैं। इन नेटवर्क्स के जरिए सिर्फ पैसा नहीं बल्कि आतंकी फंडिंग तक की आशंका जताई जाती रही है। यही वजह है कि अब केंद्र सरकार इन इलाकों को सिर्फ कानून व्यवस्था के मुद्दे के रूप में नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के बड़े खतरे के रूप में देख रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक सामाजिक पहलू भी है। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले आम नागरिक लंबे समय से असुरक्षा, तस्करी और अपराध के दबाव में जीवन बिताते रहे हैं। कई गांवों में रात होते ही अवैध गतिविधियों का डर बना रहता था। अब जब सुरक्षा एजेंसियों की मौजूदगी बढ़ रही है तो स्थानीय लोगों में भी उम्मीद जगी है कि शायद हालात बदलेंगे। हालांकि दूसरी तरफ यह चिंता भी है कि कठोर कार्रवाई के दौरान निर्दोष लोगों को परेशानी न झेलनी पड़े। इसलिए सरकार के सामने चुनौती सिर्फ सख्ती दिखाने की नहीं बल्कि संतुलित और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की भी होगी। भारत के लिए बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की सीमा सुरक्षा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर की स्थिरता और पूर्वोत्तर से संपर्क पूरे देश की एकता और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि केंद्र सरकार अब बंगाल को लेकर कोई जोखिम लेने के मूड में दिखाई नहीं देती। आने वाले समय में अगर सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के खिलाफ अभियान और तेज होता है तो इसका असर न केवल बंगाल बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है।
बंगाल की सियासत अब सिर्फ कोलकाता की गलियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भू राजनीति और भविष्य की रणनीतिक दिशा का केंद्र बन चुकी है। घुसपैठ होती थी, उन्हें हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है। ड्रोन सांस और लेजर फेंसिंग के जरिए अब बॉर्डर की 11 इंच तक निगरानी की जा रही है। बंगाल के मूल निवासी, चाहे वह हिंदू हो या स्थानीय मुसलमान, जो बरसों से इन घुसपैठियों के आतंक और अपराध से परेशान थे, आज वह राहत की सांस ले रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ संदेश दिया है, बंगाल में कानून का राज होगा, सिंडिकेट का नहीं। क्या यह मोदी सरकार की वो दूरगामी सोच है जो बंगाल को वापस उसका पुराना गौरव दिलाने की दिशा में एक बड़ा कदम है? दोस्तों, यह मामला सिर्फ बंगाल की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने दक्षिण एशिया की पूरी जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ली, बांग्लादेश के ढाका में बैठकों का दौर शुरू हो गया। वहां के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद का बयान मामूली नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत की नई सरकार इल्लीगल माइग्रेंट्स को वापस भेजने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है। सवाल यह है कि बांग्लादेश इतना डरा हुआ क्यों है? सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में करीब 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल और असम में है। अब तक की सरकारों ने इन्हें सिर्फ एक वोट बैंक की तरह देखा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और मोदी सरकार का विजन बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। बांग्लादेश को डर है कि अगर भारत ने इन 1 से 2 करोड़ लोगों को पुशबैक करना शुरू किया तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और संसाधन चरमरा जाएंगे। जरा इस डेमोग्राफी के बदलाव को समझिए। पिछले कुछ दशकों में बंगाल के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम आबादी का अनुपात राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा है। यह कोई प्राकृतिक विकास नहीं था, बल्कि एक सोची समझी घुसपैठ थी। शुभेंदु अधिकारी ने अपने चुनाव प्रचार में बार बार कहा था कि हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वह उसी वादे को पूरा कर रहे हैं। जब घुसपैठिए भाग रहे हैं तो असल में वह अपने साथ उस फर्जी वोट बैंक को भी ले जा रहे हैं जिसने बंगाल की राजनीति को दशकों तक बंधक बनाकर रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत की सुरक्षा एजेंसियां अब सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गई हैं। पिछले 6 महीनों से यहां सेना की मौजूदगी बढ़ाई जा रही थी, लेकिन अब शुभेंदु सरकार के आने के बाद राज्य पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच जो समन्वय बना है, उसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए हैं। अब उस डंकी रूट पर सेना की पैनी नजर है, जहां से कभी अवैध हथियारों और संदिग्धों की आवाजाही होती थी। अधिकारी का एक्शन प्लान बहुत सीधा है। पहले पहचान, फिर डिटेंशन और अंत में डिपोर्टेशन। विपक्ष चिल्लाता रहा कि यह मानवता के खिलाफ है, लेकिन बंगाल की जनता जानती है कि उनके हक का राशन, उनकी नौकरियां और उनकी जमीन पर इन घुसपैठियों ने कब्जा कर रखा था। आज जब बंगाल का अपना भूमिपुत्र सत्ता के शीर्ष पर बैठा है, तो वह सबसे पहले अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। यह मोदी सरकार का वह फैसला है जिसने साबित कर दिया कि भारत अब अपनी सीमाओं के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, इस पूरी कहानी का एक और काला पहलू है सिंडिकेट राज। घुसपैठ सिर्फ लोगों की नहीं होती थी, बल्कि घुसपैठ होती थी काले धन की। बांग्लादेश बॉर्डर से होने वाली गौ तस्करी और कोयला तस्करी ने बंगाल की कानून व्यवस्था को खोखला कर दिया था। शुभेंदु अधिकारी खुद इसी सिस्टम को करीब से देख चुके हैं, इसीलिए उन्हें पता है कि इस सांप का सिर कहां है। अब खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर पर तैनात जवानों को फ्री हैंड दे दिया गया है। पहले जो राजनीतिक दबाव होता था, वो अब खत्म हो चुका है। नतीजा, पिछले 48 घंटों में करोड़ों रुपए का अवैध सामान जब्त किया गया है। तस्करों में इतना खौफ है कि उन्होंने अपने पुराने रास्ते बदल दिए हैं या यह काम बंद कर दिया है। यह हड़कंप सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, बल्कि कोलकाता के उन वातानुकूलित कमरों में भी है जहां बैठकर इस सिंडिकेट को चलाया जाता था। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सिर्फ एक अस्थायी कार्यवाही है? बिल्कुल नहीं। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार और शुभेंदु अधिकारी के बीच एक लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। इस योजना का सबसे बड़ा हिस्सा है डिजिटल फेंसिंग। अब सिर्फ कंटीली तारें ही नहीं, बल्कि सेंसर और थर्मल कैमरों का ऐसा जाल बिछाया जा रहा है कि अगर कोई चूहा भी सीमा पार करने की कोशिश करेगा तो दिल्ली के कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। दूसरा बड़ा प्रहार होने वाला है फर्जी दस्तावेजों की जड़ पर।
सरकार अब उन अधिकारियों और बिचौलियों की लिस्ट तैयार कर रही है जिन्होंने चंद पैसों के लिए देश की सुरक्षा से समझौता किया और घुसपैठियों के कागजात बनवाए। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि सफाई सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर से भी होगी। जब तक इन घुसपैठियों की रसद यानी सरकारी सुविधाएं नहीं काटी जाएंगी, तब तक यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी। इसलिए अब राशन कार्ड, वोटर आईडी और निवास प्रमाण पत्रों का पुनर्मूल्यांकन एक युद्ध स्तर पर शुरू होने वाला है। बंगाल के युवाओं के लिए यह एक नई सुबह की तरह है। पिछले कई सालों से बंगाल के संसाधनों पर जो अतिरिक्त बोझ था, उसकी वजह से यहाँ के मूल निवासियों को अपनी ही धरती पर संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन अब जब अवैध लोग जा रहे हैं, तो शिक्षा, स्वास्थ्य और नौकरियों में स्थानीय लोगों को उनका हक मिलने की उम्मीद जगी है। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं है, यह बंगाल की आर्थिक आजादी की ओर पहला कदम है। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी हम बंगाल की सरहद पर देख रहे हैं, वह आने वाले भारत की एक झलक है। शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना और मोदी सरकार का यह कड़ा रुख यह साफ संदेश देता है कि अब भारत अपनी सीमाओं की पवित्रता और अपने नागरिकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा।